नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया दस्तक। तराड़ी उपचुनाव और बेलागंज उपचुनाव में जन सुराज के दोनों प्रत्याशी बदल गए हैं। अब तराड़ी विधानसभा उपचुनाव में वाइस जनरल चीफ आर्मी के एसके सिंह के बदले में किरण सिंह अब उम्मीदवार होंगी जन सुराज की ओर से। वो तराड़ी विधानसभा क्षेत्र के बिशनपुरा गांव निवासी हैं और इनकी पृष्ठभूमि काफ़ी समाज सेवी है और ये काफ़ी दिनों से प्रशांत किशोर से जुड़ी हुई हैं। इनके बारे में घनश्याम राय जो वहाँ के स्थानीय जन सुराज के लीडर हैं वो परिचय करा रहे हैं, हम वो भी आपको सुनाएंगे। और इसके बाद जान लीजिए कि बेलागंज उपचुनाव में जो प्रोफेसर खिलाफत हुसैन थे उन्होंने अपनी उम्मीदवारी छोड़ दी है। उन्होंने वहाँ से उम्मीदवारी के लिए अमजद हुसैन को नामित किया है। अमजद हुसैन जन सुराज की ओर से पहले उम्मीदवार थे, लेकिन अमजद हुसैन ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था और उन्होंने ही प्रोफेसर खिलाफत हुसैन का नाम सुझाया था। इसके बाद खिलाफत हुसैन वहाँ से उम्मीदवार थे, लेकिन अब उनके जगह पे अमजद जो है पुनः जन सुराज की ओर से बेलागंज विधानसभा से उम्मीदवार हैं। इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, जदयू के कैंडिडेट रहे हैं पहले से भी। और सुनिए प्रशांत किशोर सबके बारे में क्या कह रहे हैं और सभी कैंडिडेट्स बारी बारी से क्या बोलेंगे, सब कुछ सुनिए भोजपुरिया दस्तक की ओर से। जो जन सुराज के घोषित उम्मीदवार रहे हैं वो अलग अलग परिस्थितियों की वजह से बदले गए हैं। भोजपुर के तरारी में जैसा कि आप जानते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल वाइस चीफ ऑफ आर्मी श्री कृष्ण सिंह की जगह अब किरण जी जन सुराज की उम्मीदवार होंगी। उसी तरह बेलागंज में प्रोफेसर खिलाफत हुसैन की जगह अब अमजद साहब जन सुराज के उम्मीदवार होंगे। मैं अपने तौर पर प्रोफेसर खिलाफत हुसैन का और जनरल साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने वो रास्ता जन सुराज को खोजने में, आगे बढ़ने में इन्होंने मदद करी है। हमें आपसे कुछ छुपाना नहीं है। बहुत लोग टीका टिप्पणी करेंगे, अरे भाई इन लोगों को तो पता नहीं था, जन सुराज ने पहली शुरुआत की उसी में इनको धक्का लग गया। वो ठीक बात है, हम लोग नए हैं, नया प्रयास है, उसमें एक दो स्टेप गलत हो सकता है, लेकिन हम लोग की ईमानदारी में, हमारे प्रयास की शुद्धता में कहीं कोई कमी नहीं दिखेगी। जिनको उम्मीदवार बनाया गया, अगर वो नहीं बन पा रहे हैं वो भी आपके सामने बैठे हुए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनको किसी ने घेर कर हटा दिया, लेकिन ये जरूर हमने कहा भगवा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो व्यवस्था है वो प्रो इनकम्बेंट है। जो पहले से स्थापित दल हैं उनके लिए चुनाव लड़ना आसान है, नए लोगों का आकर चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल है। आप देखिए, जनरल साहब से बड़ा इसका कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। ये करत के रहने वाले हैं, बिहार के सबसे काबिल बेटों में इनकी गणना होनी चाहिए। ये व्यक्ति बिहार का सियाचिन में सेना को लीड कर सकता है, देश में सेना को रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन तरारी में चुनाव नहीं लड़ सकता है, अपने घर में चुनाव नहीं लड़ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के इलेक्टोरल रोल में, मतदाता सूची में इन्होंने अपना नाम दर्ज नहीं कराया है। तो भाई जो नौकरी में है, जहां पर वो नौकरी करता है, उसकी जिम्मेवार नागरिक होने के नाते ये जिम्मेवारी है कि वहां वोट दे। जनरल साहब नोएडा में रहते थे, नोएडा में इनका वोटर लिस्ट में नाम है, वहां से हम लोगों ने नोटिफाइड कॉपी यहाँ लगाया, फॉर्म 8 भी भरा और यहाँ के प्रशासन को ये अनुरोध किया कि इनका मतदाता सूची में यहाँ नाम शामिल किया जाए। लेकिन रूल का हवाला देकर यहाँ के प्रशासन और इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि 15 तारीख के बाद जब आचार संहिता लागू हो गई तो हम लोग नया मतदाता सूची में नाम नहीं जोड़ सकते। हम लोगों ने अपनी ओर से सारी कानूनी सलाह ली, जितने यहाँ कानूनविद हैं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में हर जगह बात की, कोई रास्ता नहीं मिला तो हम लोगों ने जनरल साहब से अनुरोध किया। अब हमारे पास एक ही विकल्प जन सुराज के पास था, या तो हम लोग इसको राजनीतिक मुद्दा बनाते या फिर नेगेटिव सोच से हटकर एक पॉजिटिव प्रयास के लिए शुरुआत करें। जनरल साहब ने अपनी मुलाकात में मुझे बताया कि भाई प्रशांत जी, मैं तो बिहार में आपके जन सुराज के प्रयास से प्रभावित होकर बिहार में सेवा करने आया, तो अगर भगवान ये चाहते हैं कि पहले मैं सेवा कर लूं उसके बाद किसी पद के लिए लड़ाई लड़ूं, तो इसमें दिक्कत क्या है? पहले से जो आपके 4-5 साथी, मेरे जुड़ने से पहले जो लोग तरारी में उम्मीदवारी के दावेदार थे, उनमें से किसी एक व्यक्ति को चुन लिया जाए।
जैसा कि आपको मैंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, घनश्याम राय जी उसमें एक प्रबल दावेदार रहे हैं, किरण जी भी एक प्रबल दावेदार रही हैं, यहाँ पर हमारे गढ़हनी के मुखिया जी हैं वो भी एक दावेदार रहे हैं। इन सब के बीच सब लोग हम लोग साथ में बैठे और कुछ साथियों की मदद से सबने मिलकर तय किया। हम पिछले 2 दिन से यहाँ हैं तरारी में, और सबने मिलकर ये फैसला किया कि किरण जी को यहाँ पर इनके सेवा, इनके क्षेत्र में किए गए प्रयास के आधार पर जन स्वराज का उम्मीदवार बनाया जाए। तो मैं इनको अपने दिल से और अपनी तरफ से व्यक्तिगत तौर पर और जन स्वराज परिवार की तरफ से शुभकामना देता हूं। और मेरी ये समझ है कि तरारी में सब लोग मिलकर अपने आप को यहाँ के राजनीतिक बाहुबलियों से मुक्त कराएंगे और एक स्वच्छ छवि की महिला को, अपने तरारी की बेटी को जिताने में योगदान करेंगे। दूसरा जो क्षेत्र है बेलागंज का, ये भी नोटोरियस क्षेत्र है। आपको मालूम है बेलागंज की पहचान क्या है। वहां पर जन स्वराज के सभी साथियों ने जब बैठक करी, सब ने मिलकर अमजद भाई का नाम प्रपोज किया था। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था और वहां की सभा में भी इस बात की घोषणा की गई थी कि जन स्वराज की ओर से अमजद भाई उम्मीदवार रहेंगे। अमजद भाई ने खड़ा होकर कहा कि मेरी जगह पर प्रोफेसर खिलाफत हुसैन जी अगर चुनाव लड़े तो अच्छा है। अमजद भाई से मेरी जो बातचीत हुई, भाई आपको उम्मीदवारी मिल रही है, क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं? मैं कैमरे पर खुलासा करना चाहता हूं, क्यों नहीं लड़ना चाहते, क्यों नहीं लड़ना चाहते थे। चुनाव लड़ना आसान नहीं है। सामान्य परिवार के बच्चों के लिए चुनाव लड़ना आसान बात नहीं है। अमजद साहब 2-3 चुनाव लड़ चुके हैं, वहां से लड़ने वाले में इनकी छवि है, साधारण परिवार के बच्चे हैं। इन्होंने मुझे व्यक्तिगत तौर पर कहा कि प्रशांत जी, चुनाव लड़ते लड़ते हम लोग फिनेंशियली टूट गए हैं, 7-8 महीने के लिए फिर चुनाव लड़े, फिर 25 में चुनाव होगा, इसलिए कोई दूसरे को ही लड़ाइए, क्योंकि कितनी बार हम लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उस और उनके भावना का सम्मान करते हुए उन्होंने प्रोफेसर खिलाफत हुसैन जी का नाम प्रपोज किया। खिलाफत हुसैन जी ने भी खड़ा होकर कहा कि हम इस क्षेत्र के आदमी नहीं हैं। ऐसी बात नहीं है, इनकी बड़ी इज्जत है। ये राजनीति में आए हैं, खींच कर हम लाए हैं और इनको राजनीति में ही रखेंगे। अब इनको टीचर नहीं बनने देंगे, राजनीति में ये बने रहेंगे। जान छुड़ाकर भागना चाहते हैं। और ये सिर्फ खिलाफत हुसैन जी के लिए नहीं कह रहे हैं, जनरल साहब को भी हम वापस आर्मी में नहीं जाने देंगे। 2 दिन पहले हमको जनरल साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि प्रशांत जी और कुछ हो या नहीं, 10 दिन हम जब तरारी में घूमे हैं तो मुझे लगा है कि पिछले 10 साल रिटायरमेंट के बाद जो मैं नोएडा में बैठा हुआ था, बहुत बड़ी चूक हो गई, हमको यहाँ आकर रहना चाहिए था। इतना प्यार लोगों ने दिया है। तो प्रोफेसर खिलाफत हुसैन और जनरल SK सिंह कहीं नहीं जा रहे हैं, जन स्वराज का हिस्सा बनकर मजबूती से बिहार को सुधारने के इस प्रयास में जुड़े रहेंगे। और मैं अपने दिल से अमजद भाई का भी धन्यवाद कर रहा हूं। इसलिए धन्यवाद कर रहा हूं कि जन स्वराज की जीत के लिए वहां के कार्यकर्ताओं के डिमांड पर इन्होंने अपनी व्यक्तिगत आर्थिक परिस्थितियों को थोड़ा नजरअंदाज कर भी लड़ना स्वीकार किया है। और प्रोफेसर खिलाफत हुसैन के आशीर्वाद से, दुआ से मजबूती से वहां चुनाव लड़ेंगे। और मेरा विश्वास है कि बेलागंज में भी हम लोग को सफलता मिलेगी। आप में से जिन लोगों का कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 2005 में पहला चुनाव लड़े थे, फिर 10 में आपके जदयू से लड़े, जो आपके मात्र लगता है 4100 वोट से हारे थे। और उस समय से अभी तक हम संघर्ष करते रहे हैं। अभी इस चुनाव में जो है आपके चुनाव लड़ने का मन नहीं था। 3 चुनाव हम हार चुके थे। पूरे आपके परिवार का जिम्मेवारी रहता है और एक साधारण परिवार से हम हैं। मेरे वालिद जो है आपके एक किसान हैं, मात्र 10 बीघा जमीन मेरे वालिद के पास है और हम लोग 6 भाई। इसमें हम चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आपके प्रशांत जी को हमने बोला कि अगर लड़ाना है आपको तो हमारे गार्जियन स्वरूप आपके प्रोफेसर साहब, उनको लड़ाया जाए। तो इस पर सहमति बनी और हम लोग सब बेला गए। तमाम जनता के सामने हमने घोषणा किया कि इनको चुनाव बेला से लड़ाया जाए। फिर बाद में वहाँ की जनता जो है डिमांड किया और दबाव बनाए कि नहीं, चुनाव आपको लड़ना चाहिए। और साथ में पार्टी के जो सूत्रधार हैं हमारे प्रशांत किशोर जी, इनके पास भी जो है आपके फीडबैक जो क्षेत्र से आया, तो इन्होंने भी दबाव बनाए कि अब आपको चुनाव लड़ना होगा। तो मजबूरी में हम
फिर दोबारा हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए हैं और बेला जो चुनाव लड़ेंगे तो मजबूती से लड़ेंगे और जीत कर आएंगे। आपने तीनों चुनाव बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ा था? नहीं, पहला चुनाव लड़े थे आपके लोजपा से, दूसरे चुनाव जदयू से लड़े और तीसरा चुनाव भी जदयू से लड़े। साथ ही एक क्वेश्चन आप पे है सीधे, आपने बताया कि जो हर पार्टी से घूम के आ रहे हैं उनको दिया जाता है। मेरा नाम किरण सिंह है, बिशुनपुरा गांव में तरारी क्षेत्र से आती हूँ। मैंने वहाँ पे बच्चों को एक ग्रुप बना करके वहाँ के क्षेत्रों में मैंने उनके कंपटीशन में जैसे वो तैयारी करते हैं उन्हें बुक प्रोवाइड करना या फिर कुछ और भी कोई एसेट्स अगर उनको चाहिए होता है तो हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। और खास करके महिलाओं के लिए 5-6 साल से हमने उनका रोजगार के लिए प्रयास किया है। क्योंकि प्रयास बहुत बड़े लेवल पे था, इसलिए सक्सेस तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसको हम आप लोग तरारी के क्षेत्र में आइए, हमारा प्रोफाइल वहीं पता चलेगा। आपको हमारा प्रोफाइल हम अच्छे से नहीं बता सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो जन स्वराज परिवार के जितने भी लोग हैं हमारे, उन्होंने हमें चुनाव बताया कि हाँ ठीक है आप लोग आइए, और जनता ने हमें भेजा है। बस एक चीज बता सकते हैं अपने बारे में, फिर से हम आपको बोलते हैं कि तरारी के क्षेत्र में आप लोग आइए, प्रोफाइल हमारी जनता बताएगी आपको। दो बड़े बड़े कैंडिडेट आपके सामने हैं, आप कैसे लड़ाई को लड़ पाएंगे? कहाँ पाती हैं आप? चुनाव कैसे लड़ पाएंगे? चुनाव में कैसे जाएंगी आप? दो बड़े प्रत्याशी हैं वहाँ, जी। एनडीए गठबंधन के। नहीं, मैं एक बात बताइए कि आपने कहा दो बड़े प्रत्याशी चुनाव में सामने हैं। विशाल जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, आप उनका जरा प्रोफाइल बता दीजिए, क्या प्रोफाइल है? किसी के लड़के हैं ये छोड़कर क्या प्रोफाइल है? कितना पढ़े हैं? आप जितने पत्रकार हैं बताइए कि विशाल जी जो भी हैं वो कितना पढ़े हैं, उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए क्या किया है, कितने गांव कितने घर में उन्होंने एक बार अपना दर्शन भी दिया है। भाई सुरेंद्र जी के लड़के लड़ रहे हैं बेलागंज में, क्या प्रोफाइल है उनका? दिल्ली में रहते हैं। तो भाई जब नेता का लड़का ही नेता बनेगा तो सामान्य परिवार के लड़के कहां जाएंगे? ये आप लोग पत्रकार हैं, आप बिहार के नागरिक भी हैं, आपको चिंता करने की जरूरत है। अगर गावस्कर का लड़का ही क्रिकेट खेलेगा तो सचिन तेंदुलकर कहां से आते? और अगर सचिन तेंदुलकर का लड़का ही खेलेगा तो विराट कोहली कहां से आएंगे? तो राजनीति में सिर्फ नेता का लड़के को ही आप प्रोफाइल वाला मानते हैं, और कोई जमीन पर काम कर रहा है, घनश्याम राय अगर काम कर रहे हैं तो इनका प्रोफाइल आपको जिला परिषद का दिखता है। लेकिन कोई लड़का अभी कल आया है, उसके बाबूजी वहां पर बाहुबली हैं, विधायक हैं, तो उसको आपका प्रोफाइल बड़ा दिखता है। सर राजू यादव भी है, जमीनी कर्ज करता है, दोनों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं एक की बात कही, राजू यादव से लड़ाई इनकी होगी। राजू यादव वहां पर 10 साल से सीपीआई एमएल का एमएलए है, और एमएल गरीबों के नेतृत्व का, उनकी आवाज होने का दावा करता है। हम लोग आरा में बैठे हुए हैं, आरा में सबसे भव्य कोठी, सबसे भव्य मकान किसी का है तो इस क्षेत्र के सबसे पिछड़े तरारी विधानसभा क्षेत्र के विधान सभा में उम्मीदवार रहे, 10 साल से प्रत्याशी विधायक रहे, आज जो यहाँ माननीय सांसद बन गए, उनका घर का जरा फोटो निकाल कर आप लोग चला दीजिए। तो तरारी में जो गरीब जनता है, जिसको आप लोग कहते हैं एमएल का काडर है, वो 10-10 रुपया अपने बच्चों का पेट काट के एमएल जैसे दल को चलाने के लिए विचारधारा के नाम पर देता है। और गरीबों की राजनीति करने वाले ये लोग आरा में, सिवान में, जहां भी इनके नेता हैं, इनका जरा घर देखिए। वो तो बताते कि मेरा घर पावना में, आरा में तो कोई घर की बात नहीं करते हैं सांसद। मेरे भाई हम चित्र जारी करेंगे, कल देख लीजिएगा अपना, अभी आरा का आपका फोटो जारी कर रहे हैं कि उनका घर कितना बड़ा है कि नहीं, आप देख लीजिए। सांसद महोदय की बात कर रहे हैं, सुदामा प्रसाद जी की। जी, एमएल के नेता कौन है? एमएल के नेता कौन है? वहां तरारी के विधायक कौन थे? का यही सवाल, जो जमीनी हकीकत है ये है कि 2013 में मैं जब वाइस चीफ था तो यहाँ पर आया था, और आरा के जो भवन है सैनिक कल्याण केंद्र, और यहाँ का जो ECHS है उसको मैंने उद्घाटन किया, फिर गांव में किया, फिर ट्रक टैंक भेजा। इससे मेरी छवि काफी अच्छी थी। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल ऑफर आने से पहले मेरे को आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल में जज का अपॉइंटमेंट मिल चुका था। उसको छोड़ करके मैं किसी पॉलिटिक्स में जाने की आशा नहीं थी। जब सर्कमस्टांसेस मेरे चेंज हो गए और मेरी वाइफ भी नहीं रही कोविड के बाद में,
अब मैं खाली था तो पहले आदमी जो मेरे को अप्रोच किया है वो प्रशांत किशोर जी हैं और इनको मैं बहुत दिनों से फॉलो कर रहा था। इनके विचारों से मैं बहुत सहमत था और अगर हमारे को पॉलिटिकल चेंज लाना है और कुछ करना है तो 3 उद्देश्यों को लेकर के मैं कुछ काम करना चाहता था। वो है रोजगार, गांव वाले अभी भी नाराज हैं, हमने रोजगार ज्यादा नहीं दिया। दूसरा शिक्षा, शिक्षा इतनी कमजोर है कि उनको रोजगार नहीं मिलता। तीसरा हेल्थ, ये सब चीजें इनका भी प्रायोरिटी है। तो मेरे को एक मंच चाहिए था जहां से मैं ये जनता को समझा सकूं और हम कुछ कर सकें। ये सब देखते हुए मैं इनसे सहमत हूँ। सर रहेंगे ना, अब तो रहेंगे क्षेत्र में। एक्सेलेंट, यहीं पर रहेंगे। हमारे 3 हाँ, हमारे 3 जिनके लिए मैं काम करता, शहीद स्मारक संस्था और बाकी संस्थाएं जिनके मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था, वहां से सब मैं रिजाइन करके और परमानेंट करत में आ गया हूं और यहीं रहूंगा।